नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। साथ साथ नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण तथा तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। इसमें आर्थिक स्तर पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के अंदर तथा अन्य देशों के बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश तथा विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल हैं। योजना आयोग और नीति आयोग के मूलभूत अंतर यह है कि इसमें एक से राज्यों की ओर केंद्र से राज्यों की ओर चलने वाली एक पक्षीय या नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविकता और सतत भागीदारी से बदल दिया गया है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं कामना सारथी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यूजीसी नेट का सेकंड पेपर देखेंगे। इसका नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत देखते हैं आर्थिक पर्यावरण निर्माण में सरकार की भूमिका। किसी भी देश का विकास, प्रगति, शासन, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक, प्रजातंत्र, सामाजिक और कल्याण तथा वित्तीय प्रशासन आदि क्षेत्रों में सरकार के जो अलग अलग प्रकार की भूमिका होती है, किंतु इन सभी में सबसे अधिक भूमिका सरकार की देश के व्यावसायिक आर्थिक मामलों में होती है। सामान्यतः किसी भी देश की सरकार 4 प्रकार की भूमिका का पालन करती है। तो देखते हैं इसके भूमिका। नियमनकर्ता की भूमिका सरकार की नियमनकर्ता की भूमिका अत्यंत व्यापक होता है, मतलब विस्तृत होता है। यह नियमन मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को देखते हैं, जहां प्रत्यक्ष नियंत्रण विभिन्न विद्यमान कानूनों की सहायता से किया जाता है, वही अप्रत्यक्ष नियंत्रण मुख्यतः सरकारी नीतियों के माध्यम से लागू किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रवर्तन या संवर्धन की भूमिका। किसी भी अर्थव्यवस्था उसमें सरकार की प्रवर्तन या अर्थ संवर्धन वाली भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार की भूमिका में सामान्यतः सरकार विनियमन की अपेक्षा व्यावसायिक संवर्धन पर अधिक बल देती है। सरकार उद्योग और व्यवसाय के विकास तथा संवर्धन की दृष्टि में उद्योगों को अधिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाती है और सरकार उद्योगों की सहायता प्रदान करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रकार के वित्तीय एवं मौद्रिक रियायतें भी प्रदान करती है तथा इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में निजी, सहकारिता एवं संयुक्त क्षेत्रों के विकास तथा इनमें पारस्परिक संतुलन बनाए रखने की सहायता देती है। नेक्स्ट है नियोजनकर्ता के रूप में सरकार की भूमिका। सरकार का नियोजनकर्ता की भूमिका में अपना अलग ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो किसी देश में भी अर्थव्यवस्था के किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, जिनमें संस्थाओं का बहुलता न होकर उसकी कमी रखती है, वही नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, देश में वर्ष 1951 से ही विभिन्न पंचवर्षीय तथा 1 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार के नियोजनकर्ता की सफल भूमिका निभाते हैं तथा प्रत्येक योजना के माध्यम से विकास के नए नए आयामों को छुआ है। इतना ही नहीं, प्रत्येक योजना में किसी न किसी क्षेत्र में विशेष बल दिया है तथा नियोजन के द्वारा नियोजित विकास के माध्यम से भारत सरकार में विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया है।
उद्यमिता की भूमिका देखते हैं। विभिन्न देशों में सरकार विभिन्न प्रकार की औद्योगिक साहसी की भूमिका का निर्वाह करती है। इसके अधीन सरकार के द्वारा उपक्रमों की स्थापना तथा संचालन किया जाता है तथा व्यवसाय में संबंध अनेक जोखिम को भी सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आज दुनिया के विभिन्न देशों में साहसी उद्यमी की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण क्या होता है? राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है देश की सामान्य स्थिरता एवं शांतिपूर्वक तथा चुनी गई सरकार की प्रतिनिधित्व जो है उसका व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण जैसे राजनीतिक परिस्थितियां शामिल होती हैं। व्यवसाय की सफलताओं में राजनीतिक स्थितियों का महत्व स्थायी राजनीतिक स्थायियों के अंतर्गत व्यावसायिक क्रियाओं के पूर्वानुमान में होता है। दूसरी ओर राजनीतिक अशांति एवं कानून व्यवस्था में खतरे के कारण व्यावसायिक क्रियाओं में अनिश्चितता आ सकती है। अतः राजनीतिक स्थिरता अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दीर्घ अवधि परियोजना में निवेश करने के लिए व्यवसायों में आत्मविश्वास पैदा करती हैं। राजनीतिक अस्थिरता मतलब स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर रहता है, इस विश्वास को हिला सकती है। अतः सरकारी अधिकारियों का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण का व्यवसाय का सकारात्मक एवं अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था में खुलेपन के बाद भी विदेशी कंपनी ने भारत में व्यवसाय के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए नौकरशाही की लाल फीती शाही से पार पाना सर्वाधिक कठिन कार्य पाया है। कई बार तो कार्य के लिए अपने प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही में महीनों लग जाते हैं। इस कारण से विदेशी कंपनियों का हमारे देश में निवेश करने का उत्साह भंग हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक घटक तथा उनका व्यवसाय पर प्रभाव। व्यवसाय के किसी भी देश में समाज या लोगों के बीच अपनी समस्त गतिविधियों को संचालित करता है। अतः व्यवसाय को उस समाज के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक घटकों जैसे सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, आस्थाएं, धारणाएं, सामाजिक व्यवस्था, भौतिकवाद, धर्म, संस्कार आदि प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार भारत जैसे देश में जहां सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सर्वोपरि माना गया है, कोई भी व्यवसाय की उन मूल्यों को अनदेखी नहीं करते हैं, दीर्घकाल तक सफल नहीं हो सकता है। अतः किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह देश के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के बनाए रखते हुए ही स्थापित करें, संचालित एवं नियंत्रित हो, जिससे उनको इन घटकों के विरोध का सामना न करना पड़े। अतः व्यावसायिक पर्यावरण की किसी समाज के सामाजिक सांस्कृतिक घटक प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत देश की आर्थिक प्रणाली देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए निजी स्वामित्व, ऑप्शन नंबर बी सरकारी हस्तक्षेप, सी में है शोषण का अभाव, डी में है केंद्रीय नियोजन। तो इसका सही आंसर है निजी स्वामित्व। समाज में पाया जाता है प्रतियोगिता, वर्ग संघर्ष, सामाजिक स्वामित्व एवं आर्थिक विषमताएं। तो इसका सही आंसर है सामाजिक स्वामित्व, क्योंकि समाजवाद में ये पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं शोषण, ए में है, बी में है कीमत नियंत्रण, सी में है आर्थिक समानता, डी में है आर्थिक नियोजन। तो इसका सही आंसर है आर्थिक नियोजन। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण समाज का
संपूर्ण समाज का, ऑप्शन नंबर ए में संपूर्ण समाज का, ऑप्शन नंबर बी में उपभोक्ता का, ऑप्शन नंबर सी में पूंजीपति या पूंजीपतियों का, ऑप्शन नंबर डी में है ये सभी। तो इसका सही आंसर है पूंजीपतियों का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है निर्धन एवं अमीरों का, ऑप्शन नंबर बी में है केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का, ऑप्शन नंबर सी में है निजी एवं सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों का, ऑप्शन नंबर डी में धनी एवं गरीब श्रमिकों का। तो इसका सही आंसर है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का। सर्वसत्ताधारी आर्थिक प्रणाली क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए में है समाजवाद, बी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी में है सामंतवाद, डी में है पूंजीवाद। तो इसका सही आंसर है समाजवाद। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका आंसर कितना ज़्यादा फिलअप हुआ। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।